Hello everyone, hope you are doing well. Today in this video we are going to discuss some memory based questions. This is our second video and I have uploaded one more video regarding memory based questions of CSIR NET Physical Science. So let's begin with this video. The first question is कि single particle energy of system of non-interacting fermions of spinors is En is equal to n square E naught. तो फर्मी एनर्जी ऑफ स्पिन 3/2 और हाफ के लिए इसका रेशियो क्या होगा। तो हम कोई एक सैंपल ले लेते हैं जिसमें 4 पार्टिकल्स है। तो जब स्पिन 3/2 होगा तब डिजनरेसी एक लेवल में 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं और स्पिन हाफ होगा तब 2 पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो इस केस में जो फर्मी लेवल है वो फर्स्ट ही होगा और इसमें सेकंड तक जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि फर्मी लेवल वो होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में आता है उस लेवल की एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें 4 ई नोट है और इसमें ई नोट है, तो इन दोनों का रेशियो 1/4 आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है, करंट आई कैरी कर रहा है, इसका पॉइंटिंग वेक्टर पूछा था। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमें पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरा मेथड से करें, अदरवाइज हम ऐसे करते हैं क्योंकि जब वायर में करंट फ्लो होता है तो वो हीटअप करता है। तो हीटअप कर रहा है मतलब उसमें एनर्जी हम बोल सकते हैं कि बाहर से अंदर आ रही है। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें रेडियली इन्वर्ट हो जाएगा और ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर वैसे भी देखें तो अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कैप की डायरेक्शन में है, और जो एस कैप पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे कर्ल होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फाई कैप। तो जेड कैप क्रॉस फाई कैप इज इक्वल टू माइनस रो कैप। सो आवर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिसमें माइनस रो कैप आ रहा था। अब एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है फॉर नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन्स, और ये है अंडर द रूट के, यानी कि जो एनर्जी है वो के टू द पावर हाफ के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो हमें स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे कैसे वेरी करेगी वो पूछा हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन होता है बोसोन के लिए वो होता है T⁻D/S। डी यहाँ पे डायमेंशन है, तो यहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल में पूछा हुआ था, 2D में। तो D की वैल्यू तो 2 हो गई और S की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट जो है वो T⁻4 पर वेरी करेगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो कि नॉन इंटरेक्टिंग है, तो वो 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में रखे गए हैं और x1 x2 का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। तो ये नॉन इंटरेक्टिंग है और डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए इनका अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और हर एक का a/2 हो जाएगा, इसलिए a²/4 आंसर आ जाएगा। अब एक इंटीग्रेशन निकालना था। डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है। डेल्टा फंक्शन सेलेक्टिव होता है और ये मतलब इंटीग्रेशन में ऐसे एक्ट करता है कि जहाँ पे डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो होता है तभी वो इंटीग्रेशन सर्वाइव करता है। तो डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो होता है जब इसका आर्गुमेंट जीरो होता है, यानी कि साइन x जीरो होगा तभी ये इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, यानी कि x n होना चाहिए। तो अब इस पर समेशन कर देंगे, x n है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, समेशन ओवर 2⁻⁻n। n की वैल्यू इंटीजर ही हो सकती है सिर्फ, तो जब जीरो होगा तब तो 1 आ जाएगा, और +1 या -1 के लिए ये 1 होगा, +2 -2 के लिए मतलब हर बार 2 टर्म्स आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर ये 2⁻⁻1 और 2⁻2 ये एक सीरीज़ बन गई जिसका समेशन हो जाए, सम करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 3।
अब पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कोई स्फेरिकल कैविटी है, उसके बाउंड्री के ऊपर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है वी नोट कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो वी नोट कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इन साइड में स्फीयर के पोटेंशियल होता है ए एन आर रेस्ट पावर एन पी एन कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे क्योंकि थीटा बाई 2 लिया हुआ है तो इसलिए हम थीटा बाई 2 लेके चल रहे हैं। आर और ये पी एन है हमारा लीजेंड्रे पोलिनोमियल। तो कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमें रखनी है जो मतलब लीजेंड्रे पोलिनोमियल की टर्म्स में 2p2 प्लस पी नोट डिवाइड बाई 3। तो जब हम इसके सरफेस पर लगाएंगे तो जो बाउंड्री पे पोटेंशियल दिया हुआ है वही पोटेंशियल यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास कंपेयर करने पे दोनों साइड ए नोट और A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आर की टर्म्स में पोटेंशियल आ जाएगा वी आर थीटा इज इक्वल टू वी नोट बाई 3 प्लस 2 वी नोट आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 आर स्क्वेयर और 3 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा ये, जब हम आर इज इक्वल टू आर बाई 2 रख देंगे। तो देट वाज दी आंसर। अब हमें एक हाइड्रोजन एटम के लिए 2s स्टेट के लिए रेडियल वेव फंक्शन दिया हुआ था और हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे वेरी करेगा उसका प्लॉट पूछा हुआ था कि कौन सा प्लॉट करेक्ट होगा। तो एक तो हमें चीज़ें नोटिस करनी चाहिए कि जब ये R2 0 है इसके अंदर नोड कितने हैं, रेडियल फंक्शन के अंदर नोड कितने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-l-1। तो यहाँ से एक नोड आएगा तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक बार 0 होगी अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे तो 0 होती है, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होता है रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर। ये क्या होती है आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर। तो एक नोड है तो इसलिए ये 0 के अलावा एक बार ही 0 होगा और एक्साइटेड स्टेट है 2-0 तो इसलिए ये दूसरे वाली पीक बड़ी होगी, क्योंकि उसमें एक ऐसे इस टाइप का ऑप्शन भी था जिसमें ये दूसरी छोटी थी पहली बड़ी थी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि ये एक कॉइल दी हुई है जिसमें n टर्न्स है और इसकी रेडियस a है। अब ये फ्लिप कर दी मतलब इसको एक बार 180 डिग्री से घुमा दिया तो इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, EMF प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स में चेंज होगा इसलिए। तो EMF और करंट आ जाएगी EMF डिवाइड बाई R। यहाँ से रिलेट करने पे हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है चेंज इन फ्लक्स की फॉर्म में। अब फ्लक्स पहले कितना था, पहले एरिया और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। अब जब फ्लिप करेगा तो एरिया की डायरेक्शन 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी और ये माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 2 का फैक्टर आएगा। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर 2 का फैक्टर आ रहा था। तो चार्ज फ्लोन बाय द फ्लिपिंग ऑफ दिस कोयल विल बी कंटेंट फैक्टर ऑफ 2। अब हमें एक डिस्क दिया हुआ था जिसके अंदर उसकी ओमेगा जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है वो दी हुई थी और हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछी हुई थी। तो जब कोई एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वो मोशन कर रहा है। अब कोई प्लेट है वो रोटेट करेगी तो उसका ओमेगा कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसलिए एल कैप की डायरेक्शन भी ओमेगा वाली ही हो जाएगी, जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ था h बार वी एफ के, ये फर्मी वेलोसिटी है। तो फर्मी एनर्जी n पे कैसे डिपेंड करेगी, 3D में पूछा हुआ है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वैसे, क्योंकि हमें पता है कि फर्मी वेव वेक्टर n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल होता है और फर्मी एनर्जी फर्मी वेव वेक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए जो n पे डिपेंडेंस आ जाएगा वो आ जाएगा n⁻²⁵। अभी एक न्यूमेरिकल मेथड से एक क्वेश्चन था बाइसेक्शन मेथड का। इसमें ये पूछा हुआ था कि
अब अगर F1 -1 है और F2 3 है, तो 3 टाइम्स इटरेशन के बाद में जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो क्या होगी। बाइसेक्शन मेथड का रूल ये होता है कि जब हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं तो उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो पहली वाली वैल्यू F1 और F2 है, इनका प्रोडक्ट -3 आ रहा है यानी कि नेगेटिव है। अब हम जब फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो 1 + 2 इनका हाफ करेंगे तो 1.5। अब हम 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वो पॉजिटिव आती है, तो इस 2 को ड्रॉप कर देंगे और 1.5 को ले लेंगे, यानी कि A हमारा हो गया अब 1 और B हो गया 1.5। तो इससे जो इटरेशन इनका जो बाइसेक्शन लेंगे तब हमारे पास 1.25 आ जाएगी। ये सेकेंड इटरेशन में इस पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो इसलिए हम F1 को ड्रॉप कर देंगे और अब हमारे पास A हो गया 1.25 जिसमें नेगेटिव आ रही है और B हो गया 1.5। और इसके लिए जब हम बाइसेक्शन इसका निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स का, वो आ जाएगा 1.3। तो ऑप्शन में 11 डिवाइड बाई 8 था जो 1.3 आ रहा था, तो 11/8 थर्ड इटरेशन में एक्स नोट की वैल्यू हो जाएगी। अब एक ये पूछा हुआ था कि कैडमियम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो 644 नैनोमीटर वेवलेंथ की एक रेड लाइन कंटेन करता है। अब ये पूछा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड जब लगाएंगे वीक, तब ये लाइन कितनी लाइंस में स्प्लिट होगी। तो हमें ये नोटिस करना था कि इसमें S की वैल्यू दोनों के अंदर 0 है, तो जब भी S की वैल्यू 0 होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो लेवल नॉर्मल जीमान इफेक्ट दिखाता है, और नॉर्मल जीमान इफेक्ट में कोई भी लाइन है वो 3 लाइन में स्प्लिट होती है। तो 3 लाइन्स इसमें आंसर आना था कि 3 लाइन्स में स्प्लिट होगी। अब कुछ पार्ट ए के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था कि साउंड ऑफ थंडर इज़ हर्ड 1 सेकेंड आफ्टर लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड। क्योंकि हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए थंडर 1 सेकेंड बाद सुनाई देता है। तो ये पूछा हुआ था कि सोर्स ऑफ थंडर कितनी दूर है। इसमें x स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ था और y स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ था, तो हम इनकी डिस्टेंस को d मान लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो साउंड का जो टाइम आएगा वो d/x आएगा और लाइट कितना टाइम ले रही है वो d/y आएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d/y +1 करेंगे तब साउंड का टाइम आएगा, तो इसको कैलकुलेट करने पे डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर इज xy डिवाइड बाई y-x। अब एक ऐसा क्वेश्चन था कि प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड एट 10% ऑफ डिस्काउंट। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस को हम x मान लेते हैं। ये पहले 20% इंक्रीज होता है तो यानी कि 1.2x हो जाएगा। अब फिर वो 10% डिक्रीज करके 2160 में इसको बेचता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये तो सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कि कौन सी 489 से डिविजिबल होगा, ये कैलकुलेट करके देखना था, तो शायद दोनों आ रहा था कि दोनों डिविजिबल है इससे। अब एक चार मैन दिए हुए हैं, उनमें फादर सन का मैक्सिमम पेयर कितना हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि B है वो A का फादर है, C B का है और D C का है, तो यानी कि 3 पेयर हो सकते हैं। अब इसमें एक दिया हुआ था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि 3 कोई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है A B और C जिनका सम 15 है, तो 4 5 6 वो हो जाएंगे, और A-2 ये वाला कैलकुलेट करेंगे, A 4 है, B 5 है और C 6 है, तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन था कि 3 फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस रेट द सेम। तो 3 डाइस है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ सकती है, 6 × 6 × 6। अब तीनों में सेम आए तो या तो तीनों में 1 आ सकता है या 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है और टोटल 6 × 6 × 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। और एक ये क्वेश्चन था कि ऑक्टागन है उसमें सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होगा, तो 1080 डिग्री होगा।
अब ये एक क्वेश्चन था कि कोई एक स्टूडेंट है, दो सेक्शन है जिसके अंदर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अलग अलग हमें पता करना था। अब ये बोला गया है कि कोई एक स्टूडेंट है सेक्शन ए का जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, और कोई बी सेक्शन का स्टूडेंट है जिसके 0 मार्क्स है। बी सेक्शन वाले इस स्टूडेंट को ए में डाल देते हैं और ए वाले को बी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि एवरेज मार्क्स जो है सेक्शन ए के वो तो फॉल हो जाएंगे बाई 4 और बी वाले के इंक्रीज हो जाएंगे बाई 5। तब हमें पता करना था कि इससे क्या पता चलता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि बाकियों के मार्क्स x है ए में, और इसका एवरेज कितना था x प्लस 100 डिवाइड बाई n1, और सिमिलरली बाकियों के मार्क्स y है और एक जो 0 वाला स्टूडेंट है ही, तो इनका एवरेज आ जाएगा। और इसमें हम मान लेते हैं n1 स्टूडेंट है और इसमें n2 स्टूडेंट है। तो इस फर्स्ट वाले सेक्शन में जब 100 वाले को रिप्लेस कर देते हैं 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट से, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो इतने रहेंगे, n1 ही रहेंगे। तो x प्लस 0 n1, और ये एवरेज कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 4 से। तो यहाँ से जब हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे इसके अंदर, तब हमारे पास n1 की वैल्यू आ जाएगी 25 स्टूडेंट इन दी सेक्शन 1। सिमिलरली जब हम बी सेक्शन के लिए करेंगे, तब जो n2 है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन सेक्शन बी, that will comes out to be 20 students. So from here we can notice that section A contains 5 more students than section B. So that is all from my side. Thank you so much for watching.